आज है 18 मार्च 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज निफ्टी 50 ने करीब 0.83% की बढ़त के साथ 23,777 के आसपास क्लोजिंग दी और खास बात ये रही कि पूरे दिन इंडेक्स एक बार भी नेगेटिव में नहीं गया। सुबह ही मार्केट ने पिछले दिन के रेजिस्टेंस लेवल 23,600 के ऊपर ओपनिंग दी और उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ मूव करता रहा। बीच में हल्का करेक्शन जरूर आया लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पूरी तरह पॉजिटिव रहा। आज की तेजी की खास बात ये थी कि सिर्फ बड़े बड़े ब्लू चिप शेयर ही नहीं बल्कि ज्यादातर सेक्टर्स में भी रिकवरी देखने को मिली। आमतौर पर ऐसा होता है कि इंडेक्स ऊपर जाता है लेकिन पोर्टफोलियो में छोटे शेयर गिरते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली होगी। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी सेक्टर ने शानदार वापसी करते हुए करीब 2.5 से 3% की तेजी दिखाई। ऑटो सेक्टर भी करीब 2% ऊपर रहा और मीडिया व रियल्टी सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं मेटल और एफएमसीजी सेक्टर लगभग फ्लैट रहे, जबकि पीएसयू, बैंक, फार्मा और अन्य सरकारी कंपनियों में भी पॉजिटिव माहौल बना रहा। ग्लोबल संकेत भी आज मार्केट के पक्ष में रहे क्योंकि एशियन मार्केट्स जैसे जापान, चीन, हांगकांग और साउथ कोरिया में अच्छी तेजी देखने को मिली। खासकर साउथ कोरिया के इंडेक्स में 5% से ज्यादा की तेज उछाल आई, जिससे ये साफ होता है कि आज की तेजी सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि ग्लोबल सपोर्ट से भी आई है। अमेरिकी मार्केट्स की बात करें तो भले ही पिछली क्लोजिंग फ्लैट रही थी लेकिन आज के फ्यूचर्स में मजबूती दिखी, जिससे सुबह से ही सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ था। इसी का असर गिफ्ट निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी जैसे संकेतों में भी देखने को मिला, जो पहले से ही हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। एक और अहम फैक्टर रहा क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव। सुबह जहां ब्रेंट क्रूड करीब $100 प्रति बैरल के आसपास था, वहीं बाद में इसमें करीब 3 से 3.5% की तेजी आई। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऑयल प्राइस में ये वॉलेटिलिटी बनी हुई है जो मार्केट के लिए अनिश्चितता पैदा करती है। वहीं गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से इनसे जुड़े ईटीएफ में भी दबाव दिखा। वहीं एमसीएक्स करीब 3% गिर गया क्योंकि एनएसई ने 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर्स लॉन्च कर दिए, जिससे कंपटीशन बढ़ने की चिंता बनी। एक और अहम चिंता की बात ये रही कि भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और पहली बार 92.50 प्रति डॉलर के पार जाकर 92.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि करेंसी पर दबाव बना हुआ है जो आगे मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है। आज की तेजी के पीछे कुछ बड़े कारण माने जा रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट की मजबूती, ऑयल प्राइस में शुरुआती गिरावट, यूएस बॉन्ड यील्ड में कमी और हाल की गिरावट के बाद आई वैल्यू बाइंग। यानी पिछले कुछ हफ्तों की गिरावट के बाद निवेशकों को अच्छे शेयर सस्ते दाम पर मिल रहे थे, जिसका फायदा उठाया गया। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहां इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में ईरान के कई बड़े सैन्य और इंटेलिजेंस अधिकारियों को निशाना बनाया गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। इस तरह की खबरें मार्केट के लिए अनिश्चितता बढ़ाती हैं, क्योंकि जब तक ये तनाव खत्म नहीं होता तब तक मार्केट में स्थिरता आना मुश्किल है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं कि इस तनाव को जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आने वाले समय में राहत मिल सकती है। एक और छोटा लेकिन ज़रूरी अपडेट ये रहा कि इराक और कुर्दिश अथॉरिटी के बीच ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ है, जिससे सप्लाई बेहतर हो सकती है। हालांकि इसका असर अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही देखने को मिला है। अब आगे के लिए सबसे अहम इवेंट है यूएस की एफओएमसी मीटिंग का रिजल्ट, जो आज रात आने वाला है। इसका सीधा असर कल के मार्केट पर पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दरों और पॉलिसी से जुड़ी हर जानकारी मार्केट की दिशा तय कर सकती है। ब्रॉडर मार्केट में भी कई शेयरों में शानदार मूव देखने को मिला, जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, पेटीएम, डिलीवरी और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी बनी रही। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो अर्बन कंपनी करीब 9% उछल गया क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसमें जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स ने मजबूत वॉल्यूम के साथ रैली दिखाई, जो इस सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। फार्मा सेक्टर में मैनकाइंड फार्मा में तेजी आई क्योंकि कंपनी ने रोश से रिवोट्रल ब्रांड को भारतीय बाजार के लिए खरीद लिया है, जिससे इसके पोर्टफोलियो में मजबूती आने की।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब एल्यूमिनियम मार्केट पर भी साफ दिखने लगा है, जहां एल्यूमिनियम की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब 4 साल के हाई के पास पहुंच गई हैं। सप्लाई में रुकावट और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता ने इस मेटल को अचानक चर्चा में ला दिया है। सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर पड़ा है, जो दुनिया का बेहद अहम सप्लाई रूट है। यहाँ तनाव बढ़ने से मेटल और एनर्जी की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे बाजार में कमी का डर पैदा हुआ और कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ गईं। दूसरी बड़ी वजह प्रोडक्शन कटौती है, जहां बहरीन की कंपनी अल्बा ने अपने उत्पादन में करीब 19% की कटौती कर दी है। चूंकि ये दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम स्मेल्टर में से एक है, इसलिए इस फैसले से ग्लोबल सप्लाई को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा पहले से ही ग्लोबल स्टॉक ज्यादा नहीं था, ऐसे में थोड़ी सी भी सप्लाई बाधित होते ही ट्रेडर्स ने तेजी से खरीदारी शुरू कर दी। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव लंबा खिंचता है तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि एल्यूमिनियम की कीमतें $4000 प्रति टन तक भी पहुंच सकती हैं, जिससे आने वाले समय में और बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने बाराबंकी से बहराइच के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे बनाने को मंजूरी दी है, जिसकी लागत करीब 6,969 करोड़ रुपए रखी गई है। इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य के अहम इलाकों के बीच कनेक्टिविटी को तेज और बेहतर बनाना है, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट आसान होगा। ये हाईवे करीब 101 किलोमीटर लंबा होगा और इसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड यानी हैम मॉडल पर बनाया जाएगा, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण और निर्माण दोनों शामिल हैं, जिससे लोकल लेवल पर बड़े निवेश का माहौल बनेगा। इस प्रोजेक्ट से रोजगार के भी बड़े अवसर बनेंगे, जहां लाखों पर्सन डेज के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगी। साथ ही नया हाईवे ट्रैफिक जाम कम करेगा, यात्रा का समय घटाकर करीब 1 घंटा करेगा और सड़क सुरक्षा भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित किए जाएंगे। इस योजना पर करीब 33,660 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाना है। इन इंडस्ट्रियल पार्क्स को प्लग इन प्ले मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जहां कंपनियों को पहले से बनी फैक्ट्री, वेयरहाउस, टेस्टिंग लैब और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इससे नई इंडस्ट्री जल्दी शुरू हो सकेगी और निवेशकों के लिए सेटअप आसान होगा। इस योजना से करीब 15 लाख डायरेक्ट जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है और राज्यों के साथ मिलकर इसे लागू किया जाएगा। भारत ने केमिकल सेक्टर में सख्ती बढ़ाते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के जरिए एथिल क्लोरोफॉर्म के चीन से हो रहे आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। ये कदम पोषक की शिकायत के बाद उठाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सस्ते आयात से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। पोषक का कहना है कि वो भारत में इस केमिकल का इकलौता प्रोड्यूसर है और चीन से कम कीमत पर हो रही सप्लाई की वजह से उसकी कमाई और मार्केट पोजीशन पर असर पड़ा है। शुरुआती जांच में भी संकेत मिले हैं कि चीनी कंपनियां काफी कम कीमत पर बेच रही हैं, जिससे घरेलू कीमतों पर दबाव बना हुआ है। एथिल क्लोरोफॉर्म एक महत्वपूर्ण केमिकल है, जिसका इस्तेमाल फार्मा और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होता है। अगर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है तो इससे भारतीय कंपनियों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन साथ ही दवा और खेती से जुड़ी कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे शेयर बाजार पर दिखने लगा है, जहां ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की खबर के बाद गिफ्ट निफ्टी करीब 200 अंक टूट गया। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गुरुवार को भारतीय बाजार की शुरुआत कमजोर हो सकती है और निवेशकों का मूड थोड़ा दबाव में रह सकता है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल ने उसके बड़े गैस फील्ड और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अचानक अनिश्चितता बढ़ गई है। अगर ये खबर पूरी तरह कन्फर्म होती है तो ये पहली बार होगा जब इस संघर्ष में सीधे तेल और गैस प्रोजेक्ट्स पर हमला हुआ है, जो स्थिति को और गंभीर बना सकता है। इस खबर के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला, जहां ब्रेंट क्रूड करीब $105 प्रति बैरल तक पहुंच गया। तेल महंगा होने का सीधा असर महंगाई, कंपनियों की लागत और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसलिए ये शेयर बाजार के लिए नेगेटिव संकेत माना जाता है। बुधवार शाम तक गिफ्ट निफ्टी करीब 190 अंक गिरकर 23,613 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो 23,700 के अहम लेवल से नीचे है। इसका मतलब है कि गुरुवार को मार्केट ओपनिंग में दबाव देखने को मिल सकता है, खासकर अगर रात में कोई और नेगेटिव खबर आती है। अब आगे मार्केट की दिशा 3 बड़ी चीजों पर निर्भर करेगी। मिडिल ईस्ट में तनाव कितना बढ़ता है, तेल की कीमतें कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती हैं और ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्यवाही होती है या नहीं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ ऑयल मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल और भारतीय शेयर बाजार दोनों पर देखने को मिल सकता है। बेलराइज इंडस्ट्रीज ने चेस्टर हॉल प्रिसिजन इंजीनियरिंग होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम माना जा रहा है। इस अधिग्रहण के जरिए बेलराइज अब सिर्फ ऑटो सेक्टर तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि तेजी से बढ़ते ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाना चाहती है। टीवीएस मोटर ने अपने निवेशकों के लिए अच्छी खबर का संकेत दिया है, क्योंकि 24 मार्च 2026 को बोर्ड मीटिंग में अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर डिविडेंड घोषित होता है तो शेयर होल्डर्स को कंपनी के मुनाफे का हिस्सा सीधे कैश के रूप में मिल सकता है।
BEML लिमिटेड को मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीब 554 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें मेट्रो कोच का डिजाइन, निर्माण, सप्लाई और टेस्टिंग शामिल है। इस तरह के ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूत करते हैं और आने वाले समय में रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। लार्सन एंड टर्बो के शेयर में इस साल अब तक करीब 13% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स समेत ज्यादातर एनालिस्ट्स इस पर पॉजिटिव बने हुए हैं। 34 में से 28 एनालिस्ट्स ने बाय की राय दी है, जिससे संकेत मिलता है कि मौजूदा गिरावट को लॉन्ग टर्म निवेश का मौका माना जा रहा है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को राजस्थान के बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का 393 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के ऑर्डर बुक को और मजबूत करता है। इस खबर के बाद शेयर में करीब 3% की तेजी भी देखने को मिली, जिससे संकेत मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। जाइडस लाइफ साइंसेज और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने मिलकर डायबिटीज और वेट लॉस के इंजेक्शन सेगमेंट में एंट्री की है। जाइडस इस दवा का निर्माण करेगी, जबकि टोरेंट इसे अपने ब्रांड सिंबॉलिक के नाम से मार्केट करेगी, जिससे दोनों कंपनियों को तेजी से बढ़ते हेल्थ केयर मार्केट में बड़ा मौका मिल सकता है। रिलायंस जियो अपने बहुप्रतीक्षित IPO की तैयारी को तेजी दे रही है और इसके लिए 17 बड़े बैंकों को नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के अंत तक DRHP फाइल हो सकता है, जिससे ये भारत के सबसे बड़े IPO में से एक बन सकता है और निवेशकों के लिए बड़ा अवसर ला सकता है। नैटको फार्मा 24 मार्च को अपने एग्रोकेमिकल बिजनेस के डिमर्जर पर विचार करेगी। डिमर्जर का मतलब है कि कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस को स्वतंत्र इकाइयों में बांटेगी, जिससे हर सेगमेंट पर बेहतर फोकस होगा और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होने की संभावना बढ़ेगी। यूनाइटेड ब्रूअरीज को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नई ब्रूअरी लगाने की पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। इस प्लांट की सालाना क्षमता 1.3 मिलियन हेक्टोलीटर होगी, जिससे कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी और बढ़ती डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी, खासकर उत्तर भारत के बाजार में। डिलीवरी ने अपनी इकोनॉमी एयर पार्सल सर्विस को UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ा दिया है। इससे कंपनी की इंटरनेशनल मौजूदगी मजबूत होगी और ई-कॉमर्स और क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी में नए ग्रोथ अवसर मिल सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू को सपोर्ट करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 19.2 करोड़ रुपए में सनशो सोलर पार्क 7 में 26.18% हिस्सेदारी खरीदी है। ये निवेश ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने और बिजली की लागत को कम करने के लिए किया गया है, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों बेहतर होंगी। एंजल वन के शेयर में 8% की तेजी देखने को मिली, जो हाल ही में हुए 1:10 स्टॉक स्प्लिट के बाद आई है। स्टॉक पहले गिरकर लो स्तर पर गया था, लेकिन अब रिकवरी दिख रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे वापस आ रहा है। TCS ने पियर्सन PLC के साथ मल्टी ईयर डील की है, जिसमें AI आधारित लर्निंग सॉल्यूशंस तैयार किए जाएंगे। इसका मकसद कंपनियों के कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाना और उन्हें डिजिटल वर्कफोर्स के लिए तैयार करना है, जो आने वाले समय में IT सेक्टर के लिए बड़ा ट्रेंड बन सकता है। NHPC लिमिटेड के शेयर फोकस में है, क्योंकि सरकार छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की योजना पर विचार कर रही है। अगर ये स्कीम लागू होती है तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ सकती है और देश में क्लीन एनर्जी का हिस्सा भी तेजी से बढ़ेगा। PVR इनॉक्स के शेयर में तेजी देखने को मिली, क्योंकि फिल्म धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। इस फिल्म ने कंपनी की कुल कमाई में बड़ा योगदान दिया है, जिससे ये साफ है कि अच्छी फिल्मों का सीधा असर थिएटर बिजनेस पर पड़ता है। एंजल स्काई की फ्लैट ₹20 ब्रोकरेज मॉडल की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की लागत कम हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो कम ब्रोकरेज देने से ट्रेडर्स का मुनाफा बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बार बार खरीद बिक्री करते हैं। उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पर बड़ा बदलाव करते हुए GVN प्रसाद को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। उन्हें 22 फरवरी 2026 से 1 साल के लिए या अगले आदेश तक ये जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कंपनी की लीडरशिप में नया बदलाव आया है। वहीं एलडीजी टेक लिमिटेड ने नटराजन लक्ष्मणन को नया CEO और की मैनेजरियल पर्सनल नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति 18 मार्च 2026 से लागू हो गई है। कंपनी ने इस फैसले के जरिए अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर और मजबूत करने का संकेत दिया है। वेदांता के शेयर में 18 मार्च 2026 को करीब 3% की गिरावट जरूर देखने को मिली और ये 679 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन ये गिरावट मुख्य रूप से मुनाफा वसूली के कारण थी। अगर बड़े ट्रेंड को देखें तो पिछले 1 साल में स्टॉक करीब 47% चढ़ चुका है, जो बताता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए लगातार वैल्यू बना रही है। एक्सिस बैंक की शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी एक्सिस फाइनेंस में करीब 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे कंपनी अपने लोन और फाइनेंस बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है।
मटैफ्लिन इंडस्ट्रीज को करीब 114 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के साइज के हिसाब से काफी बड़ा माना जा रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जहां उतार चढ़ाव काफी तेज होता है और जोखिम भी ज्यादा रहता है। जेएम फाइनेंशियल ने तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इटर्नल और पॉलीकैब इंडिया जैसे स्टॉक्स पर बाय की रेटिंग दी है, जहां अलग अलग स्टॉक्स में 20% से लेकर 80% तक अपसाइड की संभावना बताई गई है। लेकिन इन टारगेट्स को सीधे फॉलो करने के बजाय खुद की रिसर्च करना ज्यादा जरूरी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर बाय की रेटिंग दी है और करीब 20% अपसाइड का अनुमान लगाया है। इसका मतलब है कि मेटल सेक्टर में अभी भी कुछ अच्छे मौके बन सकते हैं। अमेरिका का पीपीआई इन्फ्लेशन यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उम्मीद से ज्यादा 3.4% आया है, जबकि अनुमान 2.9% का था। आसान भाषा में समझे तो कंपनियों की लागत बढ़ रही है, जो आगे चलकर आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ा सकती है। एफआईआई और डीआईआई डेटा भी आज के मार्केट की सच्चाई दिखा रहा है, जहां एफआईआई ने करीब 1837 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने 2594 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इसका मतलब है कि मार्केट की तेजी ज्यादा हद तक घरेलू निवेशकों के सहारे थी, इसलिए इसे पूरी तरह मजबूत रिकवरी नहीं कहा जा सकता। अगर वीडियो का निष्कर्ष समझे तो निफ्टी 50 में आज की 0.83% की तेजी और पूरे दिन पॉजिटिव रहना जरूर मजबूत संकेत देता है, लेकिन ये तेजी ज्यादातर वैल्यू बाइंग और ग्लोबल सपोर्ट पर टिकी थी, इसलिए इसे पूरी तरह नई अपट्रेंड की शुरुआत मानना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है। ग्लोबल संकेत अब तेजी पर ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दिख रही है और क्रूड ऑयल में उछाल के साथ मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा पीपीआई इन्फ्लेशन का ज्यादा आना और कमजोर रुपया भी ये इशारा कर रहा है कि मार्केट में ऊपर की तरफ रिस्क बना हुआ है। कल के लिए साफ संकेत यही है कि बाजार पूरी तरह ग्लोबल फैक्टर्स के भरोसे रहेगा, जहां ऑयल प्राइस, जियोपॉलिटिकल खबरें और यूएस अपडेट्स दिशा तय करेंगे। अगर ये संकेत नेगेटिव रहते हैं तो दबाव दिख सकता है, और अगर राहत मिलती है तो तेजी जारी रह सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली